नमस्कार। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। हमारे आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी भाई बहनों के लिए हम उत्तर लेकर के आए हैं एक ऐसे प्रश्न का जिसको आप सभी लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से हमसे काफ़ी समय से पूछते आ रहे हैं। और दोस्तों, वह प्रश्न है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे क्षमा कर सकते हैं जिसने जो अपराध किया है वह अपराध ही अक्षम्य हो। एक बहन अपने कमेंट्स के अंदर लिखती हैं कि भाई जी, कभी कभी क्षमा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको क्षमा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों को हम क्षमा कैसे करें और ऐसे लोगों को हम क्षमा क्यों करें? हमारे जो व्यूअर हैं हमारे चैनल के, एक भाई ने तो इस प्रकार से लिख करके इस प्रश्न को कहा कि हमें ऐसा लगा कि जैसे न जाने कितनी भावनाएं और कितना दर्द हमारे इन भाई का इस प्रश्न से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं एक पर्सनल ट्रॉमा हमारे को महसूस हुआ। हमें ऐसा महसूस हुआ कि शायद इन भाई ने अपने जीवन में अपने आसपास इस प्रकार की परिस्थितियां बहुत सारी देखी हैं जिसकी वजह से इतनी भावनाएं भर करके इन्होंने इस प्रश्न को हमारे सामने रखा। भाई ने कहा कि भ्राता जी, यह जो लोग रेपिस्ट होते हैं, जो लोग मास मर्डरर्स होते हैं या मर्डरर ही होते हैं, सीरियल किलर्स होते हैं, जो लोग ऐसा काम करते हैं कि सामने वाले दूसरे व्यक्ति का जैसे पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाए, कुछ इस प्रकार का कार्य करने वाले लोग होते हैं। दूसरों को सड़क पर ले आते हैं, बर्बाद कर देते हैं। अच्छे खासे हंसते खेलते परिवार को सड़क पर ले आते हैं, उनके जीवन को एक तरीके से अस्त व्यस्त नष्ट सा कर देते हैं। ऐसे लोगों को क्षमा कैसे किया जाए और ऐसे लोगों को क्षमा हम क्यों करें? तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी के इन प्रश्नों का उत्तर देने का हम प्रयास करने वाले हैं। आप सभी से हमारा निवेदन यह है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर पूरी तरह से प्राप्त करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और इस प्रश्न को पूछने के बाद अगर कोई और प्रश्न आपके मन में आता है जो कि आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट्स के माध्यम से आप हमसे वह प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। जितनी हमारी समझ है उसका इस्तेमाल करके आपके प्रश्नों का उत्तर देने का हम आपको प्रयास जरूर करेंगे। तो दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को माफी देने से पहले माफी देना होता क्या है, इस चीज को समझना हम सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि यह जिस माफी की हम बात कर रहे हैं और जिस प्रकार से माफ करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका पर्सपेक्टिव समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, हमारे एक ही जीवन के कई सारे डायमेंशंस होते हैं, कई सारे आयाम होते हैं, और इन सभी डायमेंशंस के अंदर हम एक ही जीवन को एक ही समय पर जी रहे होते हैं। हम सभी लोगों की एक सामाजिक लाइफ होती है, एक सोशल लाइफ होती है। हमारा एक सामाजिक जीवन होता है, तो हमारा एक पारिवारिक जीवन भी होता है, तो हमारी एक प्रोफेशनल लाइफ भी होती है, एक काम भी हम लोग करते होते हैं, कोई हमारा बिजनेस हो सकता है, कोई नौकरी हम करते हों, तो हमारी एक स्पिरिचुअल लाइफ भी होती है, हमारा एक आध्यात्मिक जीवन भी होता है। यह सभी जो डायमेंशंस ऑफ लाइफ है, सभी जो हमारे अलग अलग आयाम हैं हमारे जीवन के, इन सभी के अंदर एक ही समय पर हम कई सारे जो रोल्स हैं, कई सारे किरदार हैं, उनको निभा रहे होते हैं। दोस्तों, अब दोस्तों, आपके इस प्रश्न के आधार से हम इसको समझते हैं। ऐसा समझते हैं कि आपका जो प्रोफेशन है, आप अपने प्रोफेशन से एक जज हैं। आपका जो काम है वह काम ही क्या है?
अपराधियों को उनका जो उन्होंने गलत कार्य किया है उसका दंड देना। अब ऐसे में अगर आपसे कोई यह बात एक्सपेक्ट करे कि जो कोई भी अपराधी आपके सामने आए आप उसको जो है क्षमा कर दें, तो इस प्रकार से क्या आप अपने प्रोफेशन को फॉलो कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन बात क्या है, जो क्षमा करने की यहां पे बात कर रहे हैं, दरअसल उसका मतलब है डिटैचमेंट, साक्षी दृष्टा होकर के अपने कर्तव्यों का पालन करना। आप सोचें कि एक जज है जो कि एक जज की कुर्सी पर बैठा है और वह इमोशंस के अंदर बह करके अपने जो डिसीजंस हैं उनको सुनाने लग जाए, तो कभी कभी क्या होता है कि बाहर से परिस्थिति कुछ इस प्रकार की नजर आ रही होती है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो किसी प्रकार का तो अपराधी है या उसी ने ही किसी प्रकार का अक्षम्य अपराध किया है, पर सत्य वह नहीं होता। सत्य की तह तक जो है जब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और पूरी तरह से जब ट्रायल चलता है, तो सत्य की तह तक उन फैक्ट्स के आधार पर जो ये जज है वह पहुंचते हैं, जो वकील होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, जो प्राइवेट भी जो काउंसलर्स होते हैं, जो वकील होते हैं, वह मदद करते हैं, तथ्यों को सामने रखते हैं। तो तथ्यों के आधार पर ही एक जो जज है वह अपना फैसला सुनाते हैं। तो यहां पर क्या है, उन्होंने इमोशनली, जो जज है उसका काम है कि वो खुद को अटैच ना करे। अब मान लीजिए कि कुछ बहुत बुरा हो गया, हम तो अपराध का नाम भी नहीं लेना चाहते, ऐसे ऐसे मतलब चीज़ें होती हैं समाज में आज के समय में, ऐसा एक अपराध हो जाता है। अब बाहर जो है एक इमोशन, एक वेव चल रही है कि यही व्यक्ति अपराधी है, पर बाहर मीडिया में जो ट्रायल हो रहा है या बाहर लोग जिस इमोशन को फॉलो कर रहे हैं, असली में उनको पता नहीं है कि वह व्यक्ति अपराधी है या नहीं। ऐसा हम नहीं कह रहे कि वो गलत सोच रहे, हो सकता है कि वह हो, ठीक है, और इमोशंस को चलते हुए एक बहुत ही वेव जो है वह जो है फैली हुई है। अब उस इमोशन के वशीभूत होकर के अगर यह जज अपना फैसला सुना देगा, तो ऐसा हो सकता है कि उनसे जो फैसले हो रहे हैं उसके अंदर किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा मिल जाए। तो दोस्तों, क्या यह होना ठीक है? अब हम यहां पर इस मतलब बहस के अंदर नहीं आ रहे हैं कि जो सारे फैसले होते हैं क्या वो सही ही होते हैं, क्योंकि वह एक दूसरे चर्चा का विषय है। उसके अंदर भी कार्मिक अकाउंट फिलॉसफी बहुत ज़्यादा प्ले करती है अपना पार्ट। उसके बारे में किसी और वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया होता फिर भी वो जेल पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं कुछ नहीं भी कर करके, मतलब बहुत कुछ करके भी जो है जेल के बाहर बैठे रहते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? पर यहाँ पर कहने का ये भाव है कि इमोशंस के वशीभूत होकर अगर अटैच होकर के अगर वह अपने कर्तव्य को कंप्लीट करेंगे, उसका अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे, तो उसके अंदर सही जो दंड विधान के आधार पर जो दंड मिलना चाहिए, जिसको मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलेगा। अब हम समझते हैं समाज के आधार से। हमारी एक सामाजिक व्यवस्था है दोस्तों। एक सामाजिक व्यवस्था के अंदर जब एक समाज का निर्माण किया जाता है, एक सोसाइटी को क्रिएट किया जाता है, तो इस बात की समझ बुद्धिजीवियों को पहले से होती है कि कुछ बुरे तत्व भी, असामाजिक तत्व भी हमारे बीच में आने वाले हैं, जो कि बहुत सारी इस प्रकार की परिस्थितियों को उत्पन्न करेंगे कि जो मेजॉरिटी लोग हैं उनको परेशानी होगी या वो दूसरों का नुकसान करेंगे। कुछ इस प्रकार के तत्व भी समाज के अंदर होने वाले हैं। तो पूर्व में जो कुछ हो चुका है, जो भी परिस्थितियां देखी होती हैं, उनको स्टडी करके इस प्रकार का एक दंड विधान क्रिएट किया जाता है, जिसको लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं, जिससे कि जो समाज है वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। पहले के समय में जब राज सत्ता भी हुआ करती थी,
तब भी जो राजा है, जो राजा की सारी संतानें हैं, जो राज परिवार के जो लोग हैं, उनको यह शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य हुआ करता था। उनको अपने जो उनका राज्य है उसका दंड विधान क्या है, किस अपराध के लिए और किस सोच से कौन सा अपराध किया गया है, उसके अनुसार क्या दंड देना चाहिए, इसका ज्ञान उन सभी को दिया जाता था, ताकि जब वह राजगद्दी के ऊपर बैठें तो उस दंड विधान के अनुसार ही अपराधी को दंड दें। या आज जैसे है, आज अब राजतंत्र नहीं है, अब प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है। प्रजातंत्र के अंदर भी हम एक समाज के अंदर रहते हैं और इस समाज के अंदर भी एक दंड विधान है, जैसे भारत के अंदर है, जिसको आईपीसी कहा जाता है, इंडियन पीनल कोड कहा जाता है ना। तो उसके आधार से तो जब भी कोई व्यक्ति कुछ अपराध करे या कोई असामाजिक तत्व हो तो उस ही दंड विधान के अनुसार, जैसे भारत के अंदर अगर कोई क्राइम होता है तो इंडियन पीनल कोड के अनुसार जिस एनफोर्समेंट एजेंसी को जो जिम्मेदारी दी गई है, जो कर्तव्य दिया गया है, उस कर्तव्य के अनुसार उस एनफोर्समेंट एजेंसी के जो ऑफिसर्स हैं, जो लोग वहां पे कार्य करते हैं, वह जाकर के लोगों को पकड़ेंगे या कहाँ अपराध हो रहा है उसको ढूंढेंगे, उसके ऊपर उनको फिर जो पूरी व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, उनको न्यायपालिका लेकर के जाएंगे, जो जज हैं उनके सामने रखेंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इन्वॉल्व करेंगे, वो जो दूसरा व्यक्ति है उसके पास भी अधिकार है, या तो वो खुद किसी वकील को हायर करेगा, नहीं तो जो न्यायपालिका है, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता वकील को, तो न्यायपालिका उसने कैसा भी अपराध किया हो उसको फिर भी एक वकील जो है प्रोवाइड करेगी, उसका प्रोविजन है। तो इस प्रकार से जो यह व्यक्ति है उसके ऊपर एक पूरी कार्यवाही चलेगी, जिसने कोई भी अपराध किया है तो यह एक पूरा दंड विधान है। अपराधी के ऊपर मुकदमा चलेगा और फिर जो है उसको जो भी निर्धारित सजा है, अगर वो दोषी पाया जाएगा तो उसको सजा मिलेगी, अगर वो निर्दोष पाया जाएगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। अब यहां पर भी अगर हम इमोशंस की बात करते हैं तो इस समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, पर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास ऐसा पद होता है जिसके अंदर उनको जो आवश्यकता होती है वह इस चीज़ की होती है कि वह गलत काम कहाँ पर हो रहा है, अपराध कहाँ पर हो रहा है, वहाँ जाकर के उसको रोकें, उसको पकड़ें और न्यायपालिका के सामने जाकर के प्रस्तुत करें। ऐसे कई सारी एजेंसीज होती हैं, केवल एक नहीं। अब हम समझते हैं कि इस जो ये कार्य होता है इसके अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, जो विधान है, जो उनको पढ़ाई जाती है, जो किताब, जो लॉ उनको समझाया जाता है, उसके अनुसार अपने जो कर्तव्य है उसका पालन करते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं। ठीक है। और जो लोग इस काम को करते हैं उसके अंदर उनको अलाउड नहीं है जजमेंटल होना। आप सभी लोगों के जीवन में कभी ना कभी यह अनुभव जरूर हुआ होगा कि किसी ऑफिसर ने आपको किसी चीज के लिए कहीं रोक लिया या कहीं कुछ बात करी और वह बात कर रहे हैं, तो क्योंकि कई बार उनके ऊपर काम का लोड बहुत ज्यादा हो जाता है तो वह जजमेंटल होकर के आपसे बात करते हैं, यानी कि वो पहले से ही आपको जज कर रहे होते हैं और वह परिस्थिति को डिटैच होकर के नहीं देखते। तो जब भी कोई ऑफिसर अपने किसी कर्तव्य का जो निर्वाह है उसको जजमेंटल होकर के करेगा, मतलब अपने आप को अटैच होकर के करेगा, वो इस प्रकार सोचेगा कि मैंने बहुत ऐसी परिस्थितियां देखी हैं, ऐसा ही होता है, वो आपके प्रति नेगेटिव इमोशन पहले से, अगर उसका नेगेटिव इमोशन है, अगर ऐसा अपने मन में ऐसी मनोस्थिति के अंदर अपना कार्य करेगा तो वह अपना कार्य ठीक से नहीं करेगा, कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो इमोशंस हैं वो उसके ऊपर हावी हो गए हैं, वह उसको उसका कर्तव्य जो है उसका निर्वाह करने से रोकते हैं। इसको हम एक और जो एक सामाजिक बुराई है उसके आधार से समझते हैं। एक कोई ऑफिसर है, उसको इन्वेस्टिगेशन को ऑनेस्टली किसी एक दिशा में लेकर के जाना था, पर आप डिसाइड करते हैं कि भैया ये तो चीज़ मेरे खिलाफ चली जाएगी, तो आप जो है अपना निर्णय लेते हैं कि भाई मैं जाकर के ना इसको रिश्वत दे देता हूँ।
आप उस ऑफिसर को जो है रिश्वत ऑफर करते हैं, और मान लीजिए कोई एक ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति हो जाता है, आप, हालांकि हर कोई भ्रष्ट नहीं है ना, पर कोई ऐसा भ्रष्ट ऑफिसर आपको मिल जाता है जो कि आपसे उस रिश्वत को एक्सेप्ट करके जो उसकी इन्वेस्टिगेशन है उसको दूसरी दिशा के अंदर मोड़ देता है। तो यहां पर हो कैसे क्या रहा है, जब आप उसको रिश्वत दे रहे हैं तो आपसे वो जब पैसा वो व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है तो वहां पर उसका एक इमोशन अब जुड़ रहा है कि भैया मैं जो है इनसे पैसे ले रहा हूं तो मुझे एक चश्मा पहन लेना है कि जो मेरी जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो कुछ इसी दिशा में जाए जिससे कि इस व्यक्ति के ऊपर जिसने मुझे पैसा दिया उसके ऊपर कम से कम ब्लेम आए। तो यहां पर भी जैसे इमोशंस इन्वॉल्व हो गए तो जो इन्वेस्टिगेशन जिस प्रकार से होनी चाहिए वो इन्वेस्टिगेशन उस प्रकार से नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ अटैचमेंट हो गया है, यहाँ पर डिटैच होकर के वह व्यक्ति अपना जो कार्य है उसको नहीं कर पा रहा है। अब हम एक और सबसे ज़्यादा जो हमारा आवश्यक डायमेंशन ऑफ लाइफ है, जिस डायमेंशन ऑफ लाइफ को अगर हम समझ लें तो अपने सभी रोल्स को, चाहे हमें अगर एक सही समाज का निर्माण करना है, अगर समाज के अंदर हमारे को सही तरीके से निष्पक्ष होकर के जीवन जीना है, इमोशंस के प्रभाव में आकर के दुखी नहीं होना है, अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाना है, यह सब कुछ हम कर पाएंगे अगर हम इस डायमेंशन ऑफ लाइफ को अच्छे से समझें। और वह डायमेंशन ऑफ लाइफ है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक जीवन। और आध्यात्मिकता के इस डायमेंशन का जो अभिन्न अंग है, जिस चीज़ को समझना है, वह होता है कार्मिक अकाउंट फिलॉसफी, यानी कर्मों की गुह्य गति को समझना। हमारे सामने कोई परिस्थिति आई, हम उससे अटैच क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम कर्मों की गुह्य गति को नहीं समझते। हम ऐसा सोच रहे हैं कि जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है वह केवल उन्हीं जो जितने वर्षों की हमारी आयु है उस आयु के अंदर हमने जो किया वह उसी चीज का परिणाम है। पर दोस्तों, जो आपकी आयु है, जो आपकी सत्य आयु है, वह आपके शरीर की आयु नहीं है। आपकी आत्मा तो न जाने कितने वर्षों से, कई सौ कई हजारों वर्षों से अपना पार्ट धरती पर प्ले कर रही है। आपके जीवन के अंदर आज जो कुछ भी हो रहा है वह उन सभी, वो जो पूरा जो आत्मा ने अपना जीवन जिया, जो अलग अलग रोल्स उसने प्ले किए, कभी पुरुष बन करके, कभी महिला बन करके, अलग अलग प्रोफेशंस में जो वो आत्मा रही है, अलग अलग परिस्थिति में जो आत्मा रही है, अलग अलग स्थानों पर जो ये आत्मा रही है, इन सभी चीजों के चलते इस आत्मा ने बहुत सारे कर्म किए हैं। और इन कर्मों के चलते ही आज के समय में जो परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न हुई है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर देने का मतलब होता है आत्मिक तौर पर उस व्यक्ति से, यानी कि उस आत्मा से, और जिस परिस्थिति को उस आत्मा ने आपके जीवन के अंदर उत्पन्न किया है, क्रिएट किया है, उससे खुद को पूरी तरह से अलग कर लेना, डिटैच कर लेना। आइए दोस्तों, अब इस बात को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ऐसा उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए एक बहन है जो कि अपनी आंखों के अंदर अपने एक सुनहरे भविष्य का सपना लेकर के एक नए परिवार का हिस्सा बन जाती हैं, विवाह कर लेती हैं। विवाह करने के बाद उनको मान सम्मान, अच्छा जीवन नहीं मिलता, लेकिन उनको डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना पड़ जाता है। ये जो बहन है, इनके जो पति हैं, सिर्फ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इनके जो पति हैं इनके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं। बाकी जो इन लॉज के अंदर परिवार वाले हैं वो इनके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करते हैं। और इन सभी चीज़ों को लेकर के ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा बुरा वक्त इनको देखना पड़ जाता है। कुछ वर्ष ये इस चीज़ को झेलती हैं, उसके बाद निर्णय लेती हैं कि भैया मैं इसको और नहीं झेल सकती, मुझे इन लोगों से अलग होना है।
अलग होते होते और 1-2 साल लग जाते हैं, और ऐसे इनके जीवन के 4 से 5 साल जो हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। अब दोस्तों, लौकिक रीति से तो हम लोगों को यही लगेगा कि चलो जो हुआ उनके जीवन में वो हुआ, राक्षसों के घर में जो है लड़की गलती से चली गई थी, लेकिन अब वो उस परिवार से अलग हो गई है, तो अब जो लड़की है वो सुखी हो गई है, वो इस प्रताड़ना से मुक्त हो गई है। अब दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल बात हम आप सभी के सामने रखने वाले हैं, और वह बात यह है कि जब तक यह बहन अपने मन से इन सभी लोगों को, जिन लोगों ने इस बहन को प्रताड़ना दी, जब तक यह बहन उन सभी लोगों को अपने मन से क्षमा नहीं कर देगी, तब तक इस बहन की प्रताड़ना जो है वह खत्म नहीं होगी। देखिए, सुनने तक में कितना ज्यादा मुश्किल लगता है यह, पर यही सत्य है। और यह बात सत्य किस आधार से है, यह आपके सामने हम विस्तार में रखना चाहेंगे। अब आप यह सोचिए कि एक बहन जो ऐसी परिस्थिति को झेल करके आ रही है, उसके मन में दिन रात किस प्रकार के विचार चलते होंगे। एक विचार तो उनके मन में यह चलता होगा कि इन लोगों ने जो किया उस चीज की सजा इन लोगों को मिलनी चाहिए। दूसरा विचार इनके मन में यही चलता होगा कि इन लोगों ने इनके साथ बहुत ज्यादा बुरा किया। आप सोचें, जब आप बार बार आप एक ह्यूमन की तरह सोचें कि बार बार अगर मैं सोचूं कि किसी व्यक्ति ने मेरे साथ कुछ बुरा किया है, तो क्या बार बार वो जो बुरा मेरे साथ हुआ, क्या मैं उसकी रील को अपने माइंड में रिपीट नहीं करता रहता? या क्या ये बहन बार बार उसी रील को बार बार नहीं देखेंगी? मान लीजिए कभी कोई ऐसा किस्सा हो गया था जिसके अंदर इनके पति ने इनको बहुत बुरी तरह मारा, तो एक बार तो वो मार लगी, मैं मानता हूं कि बहुत गलत हुआ, पर अब क्योंकि ये बहन मन से बदला लेना चाहती है उनसे, तो बार बार ये उस दृश्य को देखती हैं, बार बार उस दृश्य को देखती हैं। जो चीज इनके साथ एक बार हुई, उस चीज का एक बार का जो दर्द है, उसको यही बहन न जाने कितनी बार अनुभव करती होंगी। तो यहां पर भाइयों और बहनों, हम ये बात बिल्कुल नहीं कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने गलत किया उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, या फिर दंड विधान के आधार पर उसके अनुसार अगर कोई चीज की जा सकती है, उनको सजा दिलाई जा सकती है, तो बिल्कुल दिलानी चाहिए। लेकिन यहां पर बात हो रही है मानसिक तौर पर उन यादों से खुद को अटैच रखने की। जो होना था वो हो चुका है, लेकिन हम उसको पास्ट में नहीं छोड़ रहे हैं, हम हर क्षण उन दृश्यों को अपने माइंड में देख रहे हैं, अपने आप को गुस्सा दिला रहे हैं। आप सोचिए, जो प्रताड़ना आपकी तलाक लेने के बाद खत्म हो जानी चाहिए थी, वो खत्म कहां हो रही है? वो दर्द तो अभी भी आपके अंदर है, और वह दर्द केवल इसलिए नहीं है कि उन लोगों ने किया था, लेकिन अब जो दर्द है, अब जो दर्द बढ़ रहा है, वह इस वजह से बढ़ रहा है क्योंकि हम उस रील को रोज बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और उन हॉरिफिक मोमेंट्स को, बहुत हॉरिफिक चीजें हो जाती हैं कुछ लोगों के साथ, वो हॉरिफिक मोमेंट्स को आप बार बार जी रहे हो। तो इसीलिए जिसने हमारे साथ गलत भी कर दिया है, उसको क्षमा करना, उसको तो क्या है कि अगर हम कह रहे हैं कि हमने उसको क्षमा कर दिया, उसको तो पता भी नहीं लग रहा ना, क्योंकि क्षमा करने का जो मतलब है वो यह नहीं है कि आप सामने से उस व्यक्ति के पास जाते हो, कहते हो कि हाँ भाई जो तुमने किया मैंने तुम्हारे को उसके लिए माफ कर दिया। जो लोग बल्कि इस प्रकार से चीजें करते हैं कि सामने जाकर के बोलते हैं कि भाई मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया, मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया, एक्चुअली में उनके मन के अंदर तो प्लानिंग्स चल रही होती हैं,
उन लोगों ने सचमुच में माफ नहीं किया होता। यहां पर सामने वाले व्यक्ति को माफ करने का मतलब यह है अपने अंतर मन में आत्मिक स्वरूप के अंदर स्थित होकर के आत्मा से आत्मा को बताना कि भाई शायद मेरा तुम लोगों से कुछ कार्मिक अकाउंट था, पता नहीं मैंने तुम लोगों के साथ ऐसा बुरा किया था या नहीं किया था, लेकिन जो हो गया मैं तुम्हें उसके लिए क्षमा करती हूं, बिंदी लगाती हूं, फुल स्टॉप लगाती हूं इस चैप्टर को। अब हिसाब पूरा हुआ भाई, मैं तुम्हें क्षमा करती हूं। और आप अगर कोई बहनें, कोई लोग किसी भी ऐसी चीज से गुजर रहे अपने जीवन के अंदर कि उनको अपने जीवन के जो हॉरर्स हैं वो बार बार याद आते हैं, आप लोग इस चीज को ट्राई करके देखना। अपने अंतर मन की गहराई में उतरना और मन से कहना कि चल यार, जो हुआ शायद मेरे किसी विक्रम का प्रतिफलता मेरे सामने आ गया, तुम लोगों ने मिलना था, मुझे दर्द देना था, ठीक है, मैं सचमुच में क्षमा करती हूं। आज के बाद तुम लोगों के बारे में नहीं सोचूंगी या तुम लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा। जैसे ही आप ये करेंगे आपको ऐसा फील होगा कि जो अब आपका जो फ्यूचर है आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। भाइयों बहनों, जो समय चला गया वो चला गया, वो वापस नहीं आएगा, पर जीवन तो अभी भी बाकी है ना। तो अपने लिए आपको अगर जीना है तो जो पीछे हो गया उसको पीछे छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो हम दूसरों को क्षमादान दे रहे हैं वो हम उनके लिए नहीं दे रहे हैं, हम खुद के लिए दे रहे हैं। क्योंकि जब हम क्षमा कर देते हैं तो हम उस बंधन से टूट जाते हैं। हम मेंटली खुद को हमने कन्विंस कर लेना कि भाई चलो ठीक है, बस अब मुझे नहीं सोचना इस चीज़ के बारे में, मैं माफ़ करती हूँ भाई, मुझे बदला नहीं मिला, मैं माफ़ करती हूँ तुम्हारे को। और फिर आप देखेंगे आपका एक मेंटल एक पीस आपको अटेन होगा। वो सारे जो विचार बार बार आपके माइंड में जो बार बार वो रील चल रही थी, हॉरिफिक रील, वो जो दर्द बार बार चल रहा था, जो जिसको आप पाल रहे थे, वह दर्द जो है आप अपने जीवन से आपने निकाल करके फेंक दिया। आप ऐसे समझें कि आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, एक सांप आता है और सांप आपको काट लेता है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? जो सांप का जहर है उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है ना। या फिर उस सांप ने हमारे को काट लिया, गलत तो उसने किया ही है, मुझे काटा, मुझे दर्द हुआ, पर क्या हम उस सांप के जहर को अपने शरीर के अंदर रख करके उसको पालते हैं क्या? नहीं पालते ना। तो ये जो लोग होते हैं, जो इस प्रकार के लोग होते हैं, जो इस प्रकार के पार्ट हमारे जीवन के अंदर प्ले करने के लिए आते हैं, ये उन सांपों की तरह हैं, विषैले नाग हैं, जो कि विष हम लोगों के जीवन के अंदर आकर के भर देते हैं। पर जो विष है उसको पाला नहीं जाता, उसको न्यूट्रलाइज कर लिया जाता है या फिर उसको चूस करके बाहर निकाल करके थूक दिया जाता है। विष को अपने अंदर अगर हम पालेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। एक और बात जो आप लोगों के सामने हम बात रखना चाहते हैं दोस्तों, वह ये है कि कहीं पे भी हम यह नहीं कहना चाह रहे हैं कि ऐसी चीज़ों में लोगों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए इस वीडियो के अंदर हमने पहले अलग अलग डायमेंशंस ऑफ लाइफ की बात करी। ये जो क्षमा का पार्ट आप प्ले कर रहे हैं, यह आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का पार्ट है। ये आध्यात्मिक जीवन का जो आयाम है उसके अंदर अपने मन के अंदर आपने उनको क्षमा कर दिया, खुद को डिटैच कर लिया उनसे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सामाजिक नियम कानून है, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो न्याय व्यवस्था है, वह अपना कार्य नहीं करेगी। इसका मतलब यह भी नहीं है कि अगर आपको कोई एक्शन उनके अगेंस्ट लेना है तो आप वो एक्शन नहीं लें। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। मान लीजिए कि कोई केस था, आपके साथ कुछ अत्याचार हुआ, वो केस चल रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि केस को विड्रॉ कर लो, नहीं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई केस भी लड़ रहे हो तो एक तो उसको साक्षी दृष्टा होकर के लड़ो। वो आप इसलिए नहीं लड़ो क्योंकि आपके मन में बदले की आग धधक रही है, इसलिए नहीं लड़ना केस, क्योंकि बदले की आग वहां तक तो पता नहीं कब पहुंचेगी, पर वो क्या है, हमारे को ही जलाती रहेगी।
आप सोच रहे हैं कि आप एक बहुत बड़ा, ये जो बदले की आग है, ये जो बारूद है, आप इसको इकट्ठा करते जा रहे हो, है, इस प्रकार से इसको समझें। एक बहुत बड़ा बम है जो आप तैयार करने की कोशिश कर रहे हो, पर उस बारूद के बने हुए बम को जब आप तैयार कर रहे हो, जो कि आपको दूसरे के सर पे फोड़ना है, उसको तैयार करने के लिए आप ही तो वो मजदूर हो जो कि बारूद की फैक्ट्री में काम कर रहा है। वह बारूद आपके हाथों में जा रहा है, आपके नाखूनों में जा रहा है, आपकी सांसों में जा रहा है, आपके मुंह में जा रहा है, आपकी आंखों में जा रहा है। रोज ये जो बारूद है, ये जो जहर है, आपको बर्बाद कर रहा है। उसके बाद चाहे बम बन जाए और शायद आप दूसरे के ऊपर गिरा भी दें, पर देखो आपका इसने कितना ज्यादा नुकसान किया। शायद उन लोगों ने इतना नुकसान नहीं किया होगा जितना ज्यादा नुकसान ये जो बदले का भाव है ये आपके लिए कर देगा। तो अब आप लोग पूछेंगे कि भैया फिर हम केस लड़ें क्यों, फिर हम ऐसे लोगों को सजा क्यों दिलाएं, क्योंकि फिर तो मतलब छोड़ देते हैं ना। फिर नहीं, वह हमें इसलिए करना है क्योंकि इस प्रकार के जो लोग असामाजिक जो तत्व हैं, आज उन्होंने एक बेटी का जीवन खराब किया, कल वो किसी और का भी कर सकते हैं, है ना। तो हमारा एक कर्तव्य है कि हम उनको दूसरों के साथ अब ऐसा करने से रोकें, क्योंकि एक अच्छे समाज का निर्माण करना हम सभी का कर्तव्य है। तो कर्तव्य को अपने मन में रख करके हम वो करेंगे। एक और उदाहरण हम आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके पास बंदूक है, उसका किसी दूसरे व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है और अपने झगड़े के चलते वो दूसरे व्यक्ति को गोली मार देता है। दूसरे वाले जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर इस व्यक्ति को कुछ ना कुछ सज़ा मिलेगी, उसको पुलिस अरेस्ट करके लेकर के जाएगी। हो सकता है उसको उम्र कैद की सज़ा हो जाए, हो सकता है उसको 7 साल जो है उसको कैद काटनी पड़े। अगर कोई बहुत ज़्यादा निर्दयी प्रकार से, निर्दयी तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करिए तो हो सकता है उसको फांसी हो जाए। वहीं दूसरी ओर एक फौजी है जो कि एक दूसरे व्यक्ति को गोली मार देता है, क्योंकि वह दूसरा व्यक्ति हमारे देश के अंदर घुसपैठ कर रहा था और यह जो फौजी है इसको जिम्मेवारी मिली हुई थी जो सीमा है उसकी सुरक्षा करने की। तो एनकाउंटर में वो दूसरे व्यक्ति को जो है गोली मार देता है। अब दोनों ही परिस्थिति के अंदर एक इंसान ने दूसरे इंसान की जान ले ली एक गोली मार करके। पर दोस्तों, न तो न्याय व्यवस्था में इन दोनों परिस्थितियों को समान प्रकार से ट्रीट किया जाता है और न ही कार्मिक अकाउंट फिलॉसफी के हिसाब से दोनों चीजें सही हैं, मतलब सेम है। वह इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति जो गुस्से में प्राण ले रहा है वो किसी बदले के भाव से, अपनी ईगो की वजह से दूसरे व्यक्ति के प्राण ले रहा है, जबकि जो फौजी है वो केवल अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है। उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, वो किसी पर्सनल दुश्मनी के चलते उस व्यक्ति के प्राण नहीं ले रहा है। और जो फौजी होते हैं उनकी ट्रेनिंग भी इसी प्रकार से होती है, वो इस प्रकार से सोचते भी नहीं है, वो केवल अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है। तो इस कर्तव्य का निर्वाह करते हुए वह उस आत्मा से पूरी प्रकार से डिटैच्ड है। इस फौजी का उस आत्मा से कुछ इस प्रकार का कर्म बंधन नहीं बना कि वो आत्मा किसी जीवन के अंदर इसको ढूंढेगी इसका मर्डर करने के लिए, नहीं। क्योंकि ये इमोशंस में आकर के, इमोशंस के वशीभूत होकर के इसने उसको नहीं मारा, इसने केवल डिटैच होकर के अपने कर्तव्य का पालन किया। और यहां पर भी दोस्तों कभी कभी, हालांकि जो हमारी जो भारतीय सेना है, जो सारे जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत ही अच्छे से अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको निभाते हैं, पर कभी कभी कुछ लोग जो हैं वे कुछ ऐसे इमोशंस के वशीभूत हो जाते हैं कि जो कि ठीक नहीं है, और उन इमोशंस के चलते वो लोगों की हत्या करने लग जाते हैं। जैसे कि एक इसी प्रकार की जो सिचुएशन, अगर आपने एक मूवी देखी उसका नाम है शौर्य, उसके अंदर कुछ इस प्रकार की जो सिचुएशन है उसको दिखाया है कि अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए नहीं, लेकिन अपने मन में चल रहे किसी बदले के चलते एक बड़ा रैंकिंग ऑफिसर क्या होता है, निर्दोष लोगों की हत्या करने लग जाता है, फेक एनकाउंटर्स उन लोगों के करने लग जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर उसके बिल्कुल कर्म बंधन बनेंगे, ये सभी लोग वापस उसको भी हंट करने के लिए आएंगे। और दोस्तों, ये सभी बातें जो हम आपके सामने हमने आज रखी, या जो हम रखते भी हैं,
आप सभी से शेयर करना चाहेंगे कि हमारे अपने जीवन के जो अनुभव हैं और अपने जीवन के अंदर सुख शांति हम कैसे लेकर के आ पाए, उन अनुभवों के आधार पे ही हम कोई भी बात आप लोगों से कहते हैं। हम इस प्रकार के व्यक्ति ही नहीं हैं कि सिर्फ इसलिए कि किसी दूसरे व्यक्ति ने हमारे को कुछ बोला या हमने किसी किताब में पढ़ लिया, हमारे को बहुत बहुत अच्छी लगी इसलिए हम आप लोगों को ज्ञान सुना रहे हैं। इस प्रकार की परिस्थितियां दोस्तों हमने अपने जीवन के अंदर बहुत देखी हैं। हमने अपने जीवन के अंदर खुद को पूरी प्रकार से किसी व्यक्ति की वजह से बर्बाद होते हुए देखा है। हमारे अपने जीवन के किस्सों में हम आप लोगों से शेयर करेंगे कि व्यक्ति ऐसा आया था हम लोगों के जीवन में दोस्त बन करके, जिसने हमारा घर, हमारी गाड़ी, सब कुछ बिकवा दिया जो कि हमने एक एक पैसा इकट्ठा करके जमा करी थी। हमारा सारा पैसा, सारे क्रेडिट कार्ड हमसे खाली करवा लिए थे। हमारे को एक ऐसी परिस्थिति के अंदर ला करके खड़ा कर दिया जिसके अंदर आज हमारे ऊपर करोड़ों के हिसाब से कर्जे हैं। जब तक हमारे को यह ज्ञान नहीं था कि हमें उनको क्षमा कर देना चाहिए, हमारे अपने ही किसी विकर्म की वजह से वो आत्मा हमारे पास आई और उसने इस प्रकार की परिस्थितियों को हमारे जीवन में जन्म दिया, जब तक हमारे को इस बात का ज्ञान नहीं था तब तक दोस्तों हम रोज आपको हम बता रहे हैं, रोज हम खुद को टॉर्चर करते थे। जो उसने करके जाना था वो करके चला गया दोस्तों, लेकिन हम रोज उस चीज को जीते थे। रोज हम शीशे में देखते थे और कहते थे कि तू इतना बड़ा मूर्ख है, ऐसा कैसे होने दिया तूने खुद के साथ। इस प्रकार से हम खुद को कोसते थे। और बहुत सारे भाई बहन जो होते हैं जो कि परिस्थितियों में फंस जाते हैं और काफी समय तक उससे नहीं निकल पाते, हम जानते हैं कि वो लोग भी खुद को कोसते हैं। तो ना तो अब खुद को कोसना है, ना ही उस आत्मा के बारे में सोचना है। हमने योग करके खुद को उस आत्मा से पूरा डिटैच कर लिया। केवल उदाहरण देना इसलिए आप लोगों को हमने ये बात बताई, हम बिल्कुल नहीं सोचते, वरना पहले हम दिन रात सोचते थे दोस्तों। इसी प्रकार से एक और छोटा सा एग्जाम्पल देंगे। हमारे अपने छोटे भाई को जिसको हमने हमारी जो माता जी हैं उनकी मृत्यु हो गई थी जब वो 2 वर्ष की आयु के थे। 2 वर्ष की आयु से उनको 18 वर्ष की आयु का हमने कर दिया था, जिसके बाद वो थोड़ा कुछ अलग जाकर के रहने लग गए थे। ऐसे भाई को जिसको पिता और मां दोनों बनकर के हमने पाला था, उस भाई ने हमारे को अपने विवाह में नहीं बुलाया था, हमें इन्वॉल्व भी नहीं किया था, हमारे को बताया भी नहीं था। दोस्तों जब हम सोचते थे कि मैंने इतना किया, मैं तो माँ बन के, पिता बन करके पाला, रोटियां बनाई, कमाया, इंश्योर किया कि उसको एजुकेशन मिले। जब मैं ये चीज़ भाई और बहनों, जब हम ये चीज़ें सोचते थे तो हम बहुत दुखी होते थे, दिन रात दुख में रहते थे कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। और सिर्फ यही नहीं थी, और भी कई हमारे ऐसे किस्से थे जिसके अंदर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार हमारे साथ किया था। एक बार ऐसा भी कुछ हुआ था, उन्होंने बहुत ज़्यादा गाली गलौच हमारे साथ करी थी। तो जब आप हमने तो उसको पैदा भी नहीं किया था, पर फिर भी हमने माता पिता बनकर के क्योंकि उसको पाला था, तो इतना ज़्यादा भावना थी हमारी, और उसको, हमारे आत्मसम्मान को इतना ज़्यादा ठेस पहुंचा था दोस्तों। कई वर्षों तक हम जैसे अपने अंदर कुढ़ते रहे। हमारे भाई का नाम कोई ले लेता था तो बस हमारा टेप रिकॉर्डर शुरू हो जाता था। दर्द था वो अंदर उसने घाव कर दिया था। दोस्तों यह जो दर्द पीछे जीवन में कोई व्यक्ति, कोई आत्माएं आपको आकर के दे करके चली गई हैं, आपसे हमारी विनम्र विनती है, निवेदन है, आप लोगों से विनती कर रहे हैं भाई की तरह आप लोगों से, इसको कैंसर मत बनाओ। इसीलिए आत्मिक तौर पर क्षमा कर दो। अब जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने इस प्रकार से हमारे साथ किया, हालांकि हमने तो उनके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं किया, लेकिन उनका कुछ काम ही उनका कुछ इस प्रकार का था। वो आज भी अब जेल में हैं। वो, उनका काम यही है लोगों को मिलना, उनके दोस्त बनना, उनको कुछ सपने दिखाना, उनको फिर चीट करना और जीवन से उनके निकल जाना। यही कर उन्होंने कई लोगों को बर्बाद किया है। तो वह व्यक्ति, उसका खुद का भी एक बहुत छोटा सा बच्चा है, पर उसका बच्चा, जो उसके परिवार वाले हैं, वो उस सुख को तो नहीं देख पा रहे ना, जैसे कि एक पिता की ज़रूरत होती है एक बच्चे को, वो नहीं है उनके साथ। क्यों? क्योंकि उस आत्मा का संस्कार ऐसा है। अब हमारे जीवन में वो इसलिए आ गया क्योंकि हमने किया होगा कुछ उनके साथ। तो इसीलिए अब इस जो साइकिल को है हमने तोड़ा, हमने उनको क्षमा किया, हमने अपने छोटे भाई को क्षमा किया पूरे दिल से। इतना सा भी दर्द नहीं है हमारे दिल में अब।
उनको क्षमा किया, हमने समझा कि वह एक आत्मा है, हम एक आत्मा है। हो सकता है हमारा कुछ कर्जा हो, वरना क्यों हमें उसको पालना पड़ता। हमने उसका कर्जा चुकाया। तो किसी का अगर कर्जा चुकाते हैं ना हम, तो हम उसके अंदर फिर ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो हमारे को वापस देगा। कर्जा था, चुका दिया, खत्म। वो अपने जीवन में खुश हैं, हम अपने जीवन में खुश हैं। जीवन को आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं देखते रहना। एक छोटी सी और बहुत ही आवश्यक बात हम आप सभी लोगों के सामने रखना चाहते हैं दोस्तों, कि यह जो क्षमा करने की जो हम विधि आप लोगों के सामने रखते हैं, यह विधि जब आप योग से अपने विकर्मों का विनाश करते हैं, उसके अंदर की जाने वाली कई 100 विधियों में से केवल एक चीज है। हमारे जो भी कर्म बंधन है, हमारे वीडियो से हम आप लोगों को यह बात बिल्कुल नहीं कहना चाह रहे हैं कि जो भी भोगना आपके जीवन के अंदर आ रही है उसको आप भोगिए। नहीं, यह बिल्कुल भी हमारा कहने का औचित्य नहीं है। आपको भोगना नहीं है, पर जो भोगना आपको मिल गई उसको पीछे छोड़ दो। अभी भी आपके जीवन के अंदर कुछ कार्मिक अकाउंट्स पेंडिंग होंगे। हमारे जीवन के अंदर भी कई सारी आत्माओं के साथ, कई सारी चीजों के साथ कार्मिक अकाउंट्स पेंडिंग है, लेकिन हम अपने जीवन के अंदर अपने कार्मिक अकाउंट्स को भोग करके आज के समय में नहीं काट रहे हैं। हम अपने विकर्मों का जो विनाश है वह योग के माध्यम से करते हैं। यही आप सभी लोगों से हमारी विनती है कि आप लोग भी योग, ध्यान, तपस्या सीखें, विधियां सीखें। राजयोग एक बहुत अच्छी विधि है जिसको आप सीख सकते हैं। इस विधि को आप सीखें। इसमें यही सिखाया जाता है कि आपके जो कर्म बंधन दूसरों लोगों के साथ हैं उनको आप खत्म कैसे कर सकते हैं। जब आपके जो कार्मिक अकाउंट है वो सेटल हो जाते हैं, तो जिन आत्माओं ने जो पेंडिंग उन्होंने आपको दुख देना होता है ना, भोगना से कोई चीज आनी होती है, वह आपके योग से कट जाती है। तो भोगना हमारे को जरूरी नहीं है। हम योग से अपने सभी विकर्मों का विनाश कर सकते हैं। हमारे वीडियोस के माध्यम से, हमारी जो मेडिटेशन की जो कमेंट्रीज हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, इन सभी चीज़ों के माध्यम से हम प्रयास करते रहेंगे कि ऐसे ऐसे वीडियोस आप लोगों के सामने लाएं, ऐसी ऐसी योग की विधियां आपके सामने लेकर के आएं, जिससे कि आपके जीवन में जो आपके कर्म बंधन हैं, आप लोग भी जल्द से जल्द उनसे मुक्त हो सकें। आशा करते हैं कि हमारे आज के इस वीडियो के अंदर जो उत्तर हमने आप लोगों के सामने रखा, उससे आप जो हैं सेटिस्फाई हुए होंगे। आपको हमने निराश नहीं किया होगा। अभी भी आपके मन में अगर आपको कोई और प्रश्न आपके मन में आ रहा है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि हम एक्सप्लेनेशन दें, तो आप कमेंट्स के माध्यम से अपना वो प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।